हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन या हिंदी में बोले तो समाकलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। तो देखो ये कुछ निश्चित, पहले से नाम से लग रहा है निश्चित, मतलब कुछ फिक्स टाइप का होगा, कुछ डेफिनेट है, कॉन्स्टेंट टाइप का कुछ होगा। लेकिन होता क्या है वो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। जैसे जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, उसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको भी लगभग वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और ये डी एक्स है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और आ जाती है। ये जो इंटीग्रेशन का जो साइन है ना, ऐसा एस जैसा खिंचा हुआ जो एस है, यहाँ पर हम ए लगा देते हैं, यहाँ पर हम बी लगा देते हैं। यहाँ पर वैसे नंबर आते हैं ए बी 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा दिखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये जो ए और बी है, इनका मीनिंग क्या है? तो देखो दोस्तों, ये जो ए है, ये होता है, ये एक्चुअली एक्स की वैल्यू है। क्या है? एक्स की वैल्यू। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये एक्स की वैल्यू है, एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते क्या है? लोअर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे जो बी है, ऊपर वाला नंबर है, वो भी एक टाइप से एक्स की वैल्यू है। उसको क्या बोलते हैं हम? अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था, अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है? इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो एक मान लो कि एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर हम लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फैमिली ऑफ कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स होंगे और उनकी फैमिली बन जाती है। सी की वैल्यू जैसे 0 डालूंगा तो क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स। 1 डालूंगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 1, फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 2, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे कर्व्स मिल जाते हैं हमें सी की वजह से। तो एक टाइप से फैमिली बन जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्र निकाय। निकाय मतलब फैमिली, एक परिवार, ठीक है। तो वो सी की वैल्यू बदलने के कारण मिल जाती है। सी की कोई कांस्टेंट वैल्यू डालोगे तो हमें उस परिवार का एक मेंबर मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है वो ये है, एल्जेब्रिक एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा लाइन x इक्वल टू ए। यहाँ पे जो है ना, ये x इक्वल टू ए ये है, फिर कोमा लाइन x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, ठीक है। ये एक टाइप का एरिया होता है। ये एल्जेब्रिक मैंने क्यों लगा दिया, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप ये समझो कि ये एक टाइप का क्या होता है? एरिया होता है, जो कि ऐसे 4 बाउंड्रीज से बंधा हुआ होता है। 4 बाउंड्रीज क्या क्या है? अपना कर्व, उसके बाद में एक लाइन x इक्वल टू ए और एक लाइन x इक्वल टू बी, और अगेन खुद x एक्सिस। एल्जेब्रिक का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। जैसे ये अपना y एक्सिस, x एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, और ऐसे, और ये ऐसे बन गया। यहाँ पर ये a है, ये अपना ग्राफ हो गया किसका? y इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ना, ये हो गया। यहाँ पर ये b हो गया। और ऐसे ही अगर ये तो ग्राफ मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, अगर मैं नीचे की तरफ ग्राफ बनाऊं तो समझो कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो गया। ये क्या अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। किसके नीचे? ये x एक्सिस के नीचे है। ये इस बार ये a तो वहीं पर है, और ये जो b है वो भी वहीं पर है। ऐसा हो गया। तो एल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है? अगर ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ है तो उसका एरिया एक टाइप से पॉजिटिव। अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो उसका एरिया क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर इस एरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? ए से लेके बी तक, तो ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव। तो एक टाइप से ये होता तो एरिया ही है, ठीक है। लेकिन एरिया के आगे अगर हम प्लस और माइनस लगाने लग जाए तो वो एल्जेब्रिक एरिया टाइप सा बन जाता है। उससे अगर प्लस का है तो हम जान जाते हैं कि ऊपर की तरफ एरिया है, माइनस का है तो इसका मतलब नीचे की तरफ एरिया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यार चलो ये इसका मीनिंग समझ गए, यहाँ पे ये ए और बी का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो देखो दोस्तों, हाउ टू इवेल्युएट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे मतलब सिंप्लीफाई करके आंसर इसका बताते हैं।
तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सबसे पहले हम ना यहाँ पे ये सिंपल सा जो एफ ऑफ एक्स है ना इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कौन सा, डेफिनेट इनडेफिनेट वाला इंटीग्रेशन। समझो कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से मिलता है हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स का अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे को कैपिटल एफ मिल जाता है प्लस सी। इस फंक्शन से एक नया फंक्शन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऐसा हमें मिल जाएगा। अब जो लिमिट्स है ए और बी वो हम यहाँ पे ऐसा साइन नहीं लगाएंगे, अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा और जो ए है नीचे वाला वो मैं नीचे ए यहाँ पे लिख दूंगा और जो ऊपर वाला उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, ये कोई पावर वगैरह नहीं है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले जो ऊपर वाला ना, ऊपर वाला सबसे पहले डालते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले ए रखो, नहीं, पहले बी रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी, एक्स की जगह रखेंगे, एक्स की जगह बी डाल दिया, फिर माइनस एक्स की जगह हम ए डाल देंगे तो कैपिटल एफ ऑफ ए। ये सिंपल सा मतलब है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जो सी है वो कहाँ गया, तो उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर जो सी है ना, सी उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे सी लगाओगे भी, जैसे आप ऐसे बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, फिर यहाँ पर क्या रखोगे आप, बी यहाँ पे लिखोगे, ए यहाँ पे लिखोगे, फिर आगे अगर हम कैलकुलेट करें बी इसमें मैं डालूंगा तो यहाँ पे रखूँगा कैपिटल एफ, उसके अंदर बी प्लस सी, ये हुआ। फिर मैं बीच में माइनस का साइन लगाऊंगा और ए इसमें रखूंगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस सी। तो आफ्टर ऑल जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये जो सी है ना, सी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनडेफिनेट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सी कभी भी मत लगाना, यहाँ लग जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं लगता। अच्छा, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ नोट लिखवा के। पहली चीज़ ये है कि अगर कैसे कभी ऐसा हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ऐसा हो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, या फिर ऐसा हो ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, तो देखो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आंसर एक्चुअली इसका किस पे डिपेंड करता है, देखो भाई जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो चलो यहाँ तक x आ गया, लेकिन फाइनली हम क्या करेंगे, x की जगह b डाल देंगे, a डाल देंगे, तो x का तो नामो निशान हट ही गया ना। अब यहाँ पर x होगा तो यहाँ तक x चलेगा, फिर x की वैल्यू हम रख देंगे। अगर यहाँ पे t होगा तो t यहाँ तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम t की वैल्यू डाल देंगे, तो फाइनली यही आएगा। मतलब इन सभी का आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। यहाँ पर x हो या t हो या y हो इस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाहर की तरफ f लिखा हुआ है ना, इन सभी के बाहर की तरफ क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस दो चीज़ों का पड़ता है, एक तो लिमिट्स का और एक इस फंक्शन का। f का f ही सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इन सब का सेम टू सेम यही आएगा सभी का। वेरिएबल कुछ भी रख लो, इंटीग्रेशन का वेरिएबल कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से ये जो x हो गया, t हो गया, y हो गया, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे डमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल, जो कि बस दिखावे का होता है, उसका फाइनल आंसर में कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों अगली चीज़, यहाँ पर ये जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, इसका ये वाला तरीका, ये कि हम पहले इसको एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर उसके अंदर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देते हैं। ये वैसे तो बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर इसको बोल रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो वैसे तो यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ जाओगे अपना काम इससे निकल जाएगा, ठीक है। इसको कुछ अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका है डेफिनेट इंटीग्रेशन की ऐसी वैल्यू निकालने का, ये सबसे आसान तरीका है। इसका मतलब एक और भी कोई तरीका रहा होगा जो कि थोड़ा टफ रहा होगा, हाँ बिल्कुल है। जो अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो आप अपनी बुक में इस टॉपिक से पहले कुछ पेज पलट के देखो, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा कुछ इस ऐसा कुछ करके कि डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, मतलब कुछ योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ऐसा कुछ करके आएगा। तो उसमें भी हम इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं, वो एरिया से सीखते हैं कुछ। खैर यहाँ पर ये काफ़ी आसान तरीके से, यहाँ पर कुछ भी डायग्राम बनाने की, कुछ भी लिमिट कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। बस इंटीग्रेट करो और बी रख दो, ए रख दो। यहाँ पर वही बात, इंटीग्रेशन मेन है, इसका इंटीग्रेशन मेन है, इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे करना आना चाहिए, वही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, जो कि आपने अभी तक बहुत अच्छे से सीख लिया है। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, उसको मैं अब अगले पेज में लिखता हूँ।
तो देखो दोस्तों, अब अगला पॉइंट ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये जो एफ है ना, ये जो एफ फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है, ये क्या होना चाहिए, ए कोमा बी इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो एक बहुत खतरनाक केस क्रिएट हो जाएगा। समझो कि ऐसा कुछ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ है, और अगर हम यहाँ ए से बी ये इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो यार यहाँ पर ये तो टूटा हुआ बीच में, टूटा हुआ बीच में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर अब हम कैसे एरिया निकालें, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा ये पता नहीं चल पाएगा फिर हमें। तो इसके अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो हम ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअली ग्राफ तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से चालू हो रहा है, बीच में तो ग्राफ टूटा हुआ है। एक्चुअल में आंसर तो इसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको खुद को इंश्योर करना पड़ेगा कि एफ जो है वो इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ -1 to 1/x dx, कि भाई ये चीज़ मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या ये नॉट डिफाइंड, क्यों है ये नॉट डिफाइंड? देखो दोस्तों, हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/x का। और जो 1/x का एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब कभी भी हो ऐसा दिखने वाला फंक्शन हो, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिट। इन्फिनिट बोले तो नॉट डिफाइंड ये। अब देखो, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो -1 से लेके 1 तक का। -1 से एक नंबर लाइन में -1 से जब आप 1 के बीच में चलते हो तो बीच में 0 भी आता है। 0 भी क्या आता है, 0 भी आता है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में 1/x डिफाइंड नहीं है। 1/x मतलब एक टाइप से कॉन्टिन्यूस नहीं है। 0 पर ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। तो लगातार कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाया ये, फिर 0 पर इसको दिक्कत हो रही है, तो फिर 0 हम यहाँ पे रख नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। एक्चुअली वो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा अपना, ठीक है। तो ऐसे में आपको खुद सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो लिमिट्स यहाँ पे लगी है, उन लिमिट्स के बीच में ये फंक्शन सही तरीके से एकदम अच्छी तरह डिफाइंड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। तो दोस्तों, इतना करने के बाद में अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, देखो एग्जांपल कितने बढ़िया से समझ में आएंगे। देखो दोस्तों, ये है अपने सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल, इससे हम कंसेप्ट अप्लाई करना सीख लेंगे। ऐसा है, यहाँ पर लोअर लिमिट लगी है 2, अपर लिमिट लगी है 5, यहाँ पे x² dx है। तो आपको पता है, जैसे कोई सिंपल सा स्मॉल f ऑफ x हो, dx हो, यहाँ पे लिमिट्स a और b लगी हुई हो, तो उसका पहले तो हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। स्मॉल f का इंटीग्रेशन समझो कि क्या हो गया, कैपिटल F ऑफ x आ गया। यहाँ पर हम c वगैरह नहीं लगाते। फिर ये जो b है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो a है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, और फिर फाइनली b इसमें डाल देते हैं। तो क्या बन जाता है, f ऑफ b माइनस a इसमें डाल देते तो कैपिटल F ऑफ a, ऐसा बन जाता है, आंसर खत्म, ठीक है। वही यहाँ पर होगा। सबसे पहले आप ये जो x² dx है, मतलब x² का इंटीग्रेशन निकालो। तो क्या हो जाएगा, x² का यार इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। यहाँ पे प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो मैं यहाँ पे प्लस c लगाता। फिर एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा, और जो अपर लिमिट है 5 उसको यहाँ पे रख दो, और जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ पे रख दो। ये आपको आई थिंक पता ही होगा पहले से। ये 5 उठा के इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5³ / 3 पूरे में ही रखेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, वो बार बार रिपीट होगी। 5 रख रहा हूँ तब भी ये सब कुछ रिपीट होगा, फिर बीच में लगाऊंगा माइनस। अब मैं 2 रखूँगा इसमें, तब भी सारी चीज़ें रिपीट होगी। क्या आ जाएगा, 2³ / 3 आ जाएगा, ठीक है। 2³ / 3 ऐसा आ गया। सोल्व कर लेते हैं तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। ऊपर की तरफ ये कितना 125 होता है, /3 माइनस ये 2³ तो 8/3, तो 125 - 8 ये कितना होता है, 117 है ना। 3 और 5 8, ठीक है। तो /3, तो ये कितना आ गया। इसका आंसर देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक टाइप से कांस्टेंट आता है, इसीलिए इसका नाम है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब जो फिक्स हो, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन। ये निश्चित हो गया ना, अनिश्चित थोड़ी है, एकदम निश्चित है ये। तो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, I = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 ऑफ sin³ 2t × cos 2t × dt, ऐसा है।
तो इसको हमें इस डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसका हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा कांस्टेंट आएगा, क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट ही होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक बार इसका इंटीग्रेशन तो ख़त्म करें, कौन सा, इंडेफिनेट वाला, जैसे हम पहले करते आए थे वो। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना चाहिए। लिमिट्स को अभी मत देखो, लिमिट्स तो बाद में डाल देंगे, पहले यहाँ पर भी अभी वही इंपॉर्टेंट काम है कि भाई इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, साइन क्यूब 2t इंटू कोस 2t dt है। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको वो सब्सटीट्यूशन वाला तरीका याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे साइन को t मान लूँगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस यहाँ पर dt के साथ में है, तो वही मैं लगाऊंगा यहाँ पर, क्या लगाऊंगा, सब्सटीट्यूशन, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन लगाऊंगा। किसको t मानूंगा, साइन को, कोस को t मत मान लेना, मतलब t क्या, यहाँ तो t तो ऑलरेडी आ ही रहा है, मैं कुछ अलग मान लेता हूँ। अच्छा इस बार t आ गया तो मैं x मान लूँगा, चलो कि यहाँ पे जो साइन क्यूब 2t है ना, तो उसमें से साइन 2t को मैं x मान लूँगा, ठीक है। पूरा क्यूब वगैरह मत उठाना, क्योंकि क्यूब का फिर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका स्क्वायर वगैरह यहाँ होना चाहिए, वो तो नहीं है, यहाँ तो सिंपल सा कोस है। तो फिर आप भी सिंपल से साइन को x मान लो, साइन 2t क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब इसका भी हम जुगाड़ कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट करके। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस 2t एज इट इज़। अब हम 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का आ जाएगा 2 और t का क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, इक्वल टू x का क्या हो गया, dx हो गया। तो फिर ये जो यहाँ तो कोस 2t dt का अरेंजमेंट है, ये जो 2 है ना यहाँ का, वो मैं उधर भेज दूंगा, तो ऐसा हो गया कोस 2t dt इक्वल टू dx बाई 2। तो अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब ये वाला, इसके अंदर पहले हम डेफिनेट इंडेफिनेट सोल्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप साइन 2t की जगह x डाल दो और कोस 2t dt इसकी जगह dx बाई 2 डाल दो। तो कैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये आई ही समझ लो इसको थोड़ी देर के लिए, साइन 2t की जगह x, उसका क्यूब है तो ये बन जाएगा x का क्यूब इंटू कोस 2t dt की जगह dx बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा dx, जो 1/2 होगा उसको मैं बाहर लगा लेता हूँ। x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 बाहर तो ठीक है, x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x 4/4, यहाँ पे प्लस c भी आएगा, लेकिन वहाँ पर जब रखेंगे तब हटा देंगे, चलो यहाँ पे लिख लो थोड़ी देर के लिए। ये कितना बन गया, x4/2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, प्लस c आएगा। तो यहाँ पर अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अच्छा वापस हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, साइन 2t, तो इधर क्या बन जाएगा इसका, साइन, इसका x की पावर 4 है ना, तो साइन 4 2t डिवाइड बाई 8 प्लस c, ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन है ये पूरा का पूरा, ये मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व किया। अब हम वापस अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इस अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4 2t डिवाइड बाई 8 प्लस c। c यहाँ पर हमें लिखना नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट है, तो c तो इनडेफिनेट में आता है, c को भूल जाओ, ये लिख दो आप, साइन 4 2t डिवाइड बाई 8, साइन 4 2t डिवाइड बाई 8, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये 0 से π/4, ये 0 यहाँ जाएगा, π/4 यहाँ जाएगा। अब हम सबसे पहले π/4 इसमें डाल देंगे, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, साइन 4, देखो 2 इंटू टी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू π/4 डिवाइड बाई नीचे 8 तो 8 आएगा। ये अभी हमने अपर लिमिट डाली है, फिर लगाएंगे माइनस। अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन 4 2t, मतलब 2 इंटू 0, इस बार 0 डालूंगा तो 0 बन जाएगा डिवाइड बाई 8। आप देखोगे थोड़ा इधर चल रहा है ये कि यहाँ पर ये तो क्या हो गया, साइन 0 0 होता है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0, 0/8 भी 0 हो जाएगा, बस ये बच रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 4, देखो ये 2 इस 4 को काटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, ये क्या बच गया, साइन π/2 की पावर 4। साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है ना, साइन 90 डिग्री, तो साइन π/2 की होल पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 आ जाएगा डिवाइड बाई नीचे कितना 8, तो आंसर कितना बच गया 1/8, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी के स्टार्टिंग के जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसमें आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन एज यूजुअल करते जाना है, फिर बाद में लिमिट्स आप डाल देना, ठीक है। पहले इसको जो अभी तक हमने इनडेफिनेट पढ़ा ना, जो भी इंटीग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, अब आने वाली एक्सरसाइज के अंदर वो उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन कैसे भी पूछा जा सकता है, बाई सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, बाई पार्ट्स भी हो सकता है,
इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे, और उसके अंदर डेफिनेट पूछा है तो बस लास्ट में लिमिट इसके अंदर डालना, ये नई चीज़ है ना, ये दिस इज़ द न्यू थिंग इन दिस इनडेफिनेट, इन दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है, बेसिक्स चीज़ों के साथ में एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए हैं। आप अगले जो एग्जाम्पल्स हैं ना उनकी प्रैक्टिस कर लेना और एक्सरसाइज की कुछ एक क्वेश्चंस निकाल लेना। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।